हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 2 अम्ल क्षारक एवं लवण इसके जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 27 पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्न को आज हम हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है HCl HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। इसका कारण हमें बताना है। HCl हो गया या HNO3 हो गया, जब इनको हम जल के साथ मिलाते हैं, इनका जलीय विलयन बनाते हैं, तो ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय अभिलक्षण यानी एसिडिक कैरेक्टर ये शो करते हैं। जबकि जो अल्कोहल हो गया या ग्लूकोज हो गया, अगर हम उनको जल में मिला दें, जल का विलयन बना दें उनका, तो वो अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, इसका हमें उत्तर बताना है। तो देखिए पेज नंबर 27 के प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। HCl हो गया या HNO3 हो गया आदि जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। HCl है, HNO3 है, जब हम इनका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये जलीय विलयन में विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाएंगे और जब ये अपने आयनों में टूट जाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करते हैं, H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे ये HCl हो गया, जब हम इसको जल में मिलाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, जो HCl है वो अपने आयनों में टूट जाएगा। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, साथ ही साथ ये क्या करेगा, इससे Cl नेगेटिव आयन भी निकलेगा। अब इसकी बात होती है सारी, जो ये H पॉजिटिव आयन बना, ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। ये जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। अब HCl जल के विलयन में विघटित हुआ, हाइड्रोजन आयन उसने उत्पन्न किया। हाइड्रोजन आयन कभी भी स्वतंत्र रूप में अकेला नहीं रह सकता। हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, जल के जो अणु हैं उनके साथ मिलेगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा यानी H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा। इन्हीं आयनों के बनने से HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, और जो ये H3O पॉजिटिव आयन बन रहा है, इन्हीं के बनने से HCl और HNO3 जलीय विलयन में अम्लीयता शो करेंगे, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करेंगे। देखिए कैसे, ये HCl है, इसका हमने जल के साथ विलयन बनाया, तो HCl ने क्या हुआ, विघटित हो गया, इसने हाइड्रोजन आयन उत्पन्न किया और Cl नेगेटिव आयन इससे निकल गया। अब जो ये H पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ये अकेला नहीं रह सकता। ये जो वाटर है, जल है, उसके साथ जुड़ेगा और H पॉजिटिव H2O के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। अब इसने H पॉजिटिव ने जल को क्या कर दिया, हाइड्रोनियम आयन में बदल दिया, और ये हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, अम्लीयता शो करता है, अम्लीय अभिलक्षण शो करता है। ये कुछ ऐसे होगा, देखिए ये मैंने जल लिया यहाँ पर, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इसमें ऊपर से मैंने HCl डाला, HCl जैसे ही इस जल में मैंने डाला तो HCl विघटित हो गया, उस HCl ने H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर दिए। अब ये हाइड्रोजन आयन इसमें अकेला नहीं रहेगा विलयन में, ये क्या करेगा, जो वाटर है यानी जो जल है H2O, उसके साथ जुड़ेगा। ये H पॉजिटिव इन जल के अणुओं के साथ जुड़ेगा और जल के अणुओं के साथ जुड़कर इनको H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पर इस विलयन में जितने भी H2O थे उसको इस H पॉजिटिव ने कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया H3O पॉजिटिव में, हाइड्रोनियम आयन में। अब ये विलयन आप देख सकते हैं, विलयन में जो जल था वो तो हाइड्रोनियम आयन में बदल गया। अब जल तो नहीं रहा, हाइड्रोनियम आयन बदल गए, और जो ये हाइड्रोनियम आयन होते हैं ये अम्लीयता शो करते हैं। तो हमारा जो ये विलयन है ये सारा कैसा हो जाएगा, अम्लीयता शो करेगा, अम्लीयता के अभिलक्षण शो करेगा इसके बनने के कारण। जबकि जो अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक होते हैं उनके विलयनों में H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन के आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन का अभाव होता है। जो ग्लूकोज हो गया या अल्कोहल हो गया, जैसे अल्कोहल C2H5OH,
एल्कोहल में हाइड्रोजन तो होते हैं, लेकिन एल्कोहल को जब हम जलीय विलयन में बनाएंगे तो एल्कोहल विघटित नहीं होगा। ये इसमें मेन डिफरेंस है। एल्कोहल और ग्लूकोज का जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो जो एल्कोहल और ग्लूकोज है वो जलीय विलयन के बनाने से विघटित नहीं होता, विघटित होकर H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं करता। अब जब एल्कोहल और ग्लूकोज विघटित हो ही नहीं रहा, हाइड्रोजन आयन बना ही नहीं रहा, हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न होंगे तो हाइड्रोनियम आयन भी नहीं बनेंगे। अब जब हाइड्रोनियम आयन नहीं बन रहे हैं तो ये अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यही इसमें डिफरेंस था। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है? आपको पता है अगर किसी भी विलयन में विद्युत का चालन होना है तो विद्युत का चालन किसकी वजह से होता है? आयनों की वजह से होता है। किसी भी विलयन में अगर आयन होंगे तो विद्युत का चालन होगा, आयन नहीं होंगे तो विद्युत का चालन नहीं होगा। तो जैसा कि आपको पता है, आपने जो पिछला प्रश्न था उसमें भी पढ़ा, जो अम्ल का जलीय विलयन होता है उसमें अम्ल विघटित हो जाता है, विघटित होकर आयन बना लेता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। अब जो ये अम्ल में यानी विलयन में ये आयन तो बन गए और आयन ही क्या करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे। तो इन्हीं आयनों के कारण विद्युत का चालन अम्ल में होता है। जैसे कि जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल जलीय विलयन में विघटित हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। इसी कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इन्हीं आयनों के कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करेगा। अगर कोई चीज जलीय विलयन में आयन नहीं बना रही है तो विद्युत का चालन नहीं होगा, आयन बना रही है तो विद्युत का चालन होगा। अम्ल तो आयन बनाते हैं, विघटित होकर आयन उत्पन्न करते हैं, तो विद्युत का चालन इसलिए वो करते हैं इन्हीं आयनों के द्वारा। अब प्रश्न नंबर 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? हमने क्या ली? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस ली। ये शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हमें बताना है शुष्क लिटमस पत्र के रंग को बदलती क्यों नहीं है, उसका रंग क्यों नहीं बदलती है। शुष्क का मतलब होता है जिसमें जल ना हो। अब देखिए इसका उत्तर देखिए यहाँ पर, अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ये हमने पढ़ा, अम्ल जलीय विलयन में टूट जाएंगे अपने आयनों में और हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करेंगे। इसी हाइड्रोजन आयन के कारण जो जलीय विलयन होते हैं अम्ल के, वो अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पत्र दोनों में ही जल का अभाव होने के कारण H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। अब हमने क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक गैस भी शुष्क ली जिसमें जल नहीं है, और लिटमस पत्र जो लिया वो भी शुष्क लिया जिसमें जल नहीं है। तो दोनों में ही जल का अभाव होने के कारण क्या होता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे ही नहीं तो वो जो अम्लीयता के अभिलक्षण हैं वो प्रदर्शित नहीं करेगा। अम्लीयता के अभिलक्षण वो प्रदर्शित नहीं करेगा तो क्या होगा? वो लिटमस पत्र के रंग को बदल भी नहीं पाएगा। अब या तो हाइड्रोक्लोरिक गैस जो हम लेते हैं उसमें थोड़ा जल होता, या फिर जो हम लिटमस पत्र लेते हैं उसमें जल होता। तब क्या होता? जो ये हाइड्रोक्लोरिक गैस है यानी जो ये अम्ल है ये अपने आयनों में टूटता, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में टूटता है, शुष्क अवस्था में अपने आयनों में नहीं टूटता। अगर दोनों में से किसी एक के पास जल होता तब तो ये अम्ल अपने आयनों में टूट जाता और H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न कर देता। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हम शुष्क ले रहे हैं, तो ना तो हाइड्रोक्लोरिक गैस को जल मिलेगा, उसको जल नहीं मिलेगा तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होंगे तो वो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाएगा। क्योंकि क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल में बदल देता है। लेकिन वो कब करेगा? जब वहाँ पर जल उत्पन्न होगा, यानी जल उसमें उपस्थित होना चाहिए। या तो हाइड्रोक्लोरिक गैस में
जल होना चाहिए, उसमें जल मिला रखा हो, या जो लिटमस पत्र है वो थोड़ा उसमें जल मिला रखा हो, उसमें भी जल होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक में भी जल नहीं है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होंगे। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होंगे तो वहाँ अम्लीयता का अभिलक्षण नहीं होगा, तो अम्लीयता नहीं होगी तो लिटमस पत्र का रंग भी नहीं बदलेगा। इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। अब इसमें प्रश्न नंबर 4 है, अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत करने का मतलब है अम्ल में पानी मिलाना, जल का मिलाना। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अगर हम अम्ल को तनुकृत कर रहे हैं, अम्ल में जल मिला रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो अम्ल है उसको जल में मिलाना होता है, ना कि जल को अम्ल में। हम क्या करेंगे, इसमें जल लेंगे और इस जल में थोड़ा थोड़ा अम्ल डालेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर अम्ल लेंगे और ऊपर से जल डालेंगे। तो इसका हमें कारण बताना है, ऐसा हम क्यों नहीं करते। अब देखिए, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जब जल में हम अम्ल को मिलाते हैं तो अम्ल क्या होता है, जल में घुलता है। तो जो ये प्रक्रिया होगी ये बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होगी। ऊष्माक्षेपी कहते हैं ये जो यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है जल और अम्ल की, इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। सांद्र अम्ल में जल के मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फालित होकर बाहर आ सकता है तथा कोई भी जल सकता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक बर्तन में, मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें हम सांद्र अम्ल ले रहे हैं। सांद्र अम्ल का मतलब होता है उसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और जल की मात्रा बहुत ही कम हो, कंसंट्रेटेड हो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बर्तन में अगर हम सांद्र अम्ल ले रहे हैं और ऊपर से इसमें हम जल मिला रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ऊपर से जब हम अम्ल में जल मिलाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जल मिलाने पर जो ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसके कारण जो ये मिश्रण होगा ये इस बर्तन से बाहर भी आ सकता है। अगर ये मिश्रण बर्तन से बाहर आ गया तो इस क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर ये पड़ेगा और वो व्यक्ति जल भी सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। और दूसरा कारण क्या है, जब हम अम्ल में ऊपर से जल को मिलाते हैं तो इसमें जो ऊष्मा निकलती है उसके कारण क्या होता है, उस बर्तन का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कांच के बर्तन का ताप बढ़ेगा तो वो कांच का बर्तन टूट भी सकता है। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ता है, अम्ल को जल में मिलाना पड़ता है, ना कि जल को अम्ल में। और इसका तरीका भी क्या है, अम्ल को हम थोड़ा थोड़ा करके जल में मिलाएंगे और उसको लगातार हिलाते जाएंगे। जैसे ये हमने क्या लिया, जो ये बर्तन लिया हमने, इसमें थोड़ा हम क्या लेंगे, इसमें हम जल लेंगे, ना कि अम्ल। इसमें हम जल लेंगे और ऊपर से हम अम्ल डालेंगे बूंद बूंद करके। थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम बूंद डालेंगे। एक बूंद अम्ल की हमने डाली, फिर हम क्या करेंगे, इस बर्तन को थोड़ा हिलाएंगे, फिर 2-3 बूंद डालेंगे, फिर हिलाएंगे। तो धीरे धीरे क्या करना होता है, अम्ल को ऊपर से जल में डालना पड़ता है, जिससे इतनी ज़्यादा ऊष्मा नहीं निकलती। अगर हम क्या करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं अम्ल, ऊपर से हम डालते हैं जल, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलेगी तो ये मिश्रण बाहर भी निकल सकता है और ये बर्तन टूट भी सकता है। अब प्रश्न नंबर 5, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अब अगर हम अम्ल में क्या कर रहे हैं, अम्ल को तनुकृत कर रहे हैं, तनुकृत का मतलब वही है अम्ल में और ज़्यादा जल डाल रहे हैं, तो उस समय हमें बताना है H3O पॉजिटिव की जो सांद्रता है, हाइड्रोनियम आयन की जो मात्रा है, वो कैसे प्रभावित होती है, ये हमें बताना है। तो ये तो सिंपल है, अगर हम अम्ल में जल को डालेंगे तो अम्लीयता के लक्षण घटेंगे, क्योंकि अम्ल अगर सांद्र होगा
तो उसमें जो हाइड्रोनियम आयन है वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो अम्लीयता के लक्षण ज़्यादा शो करेगा। अगर अम्ल को हम तनुकृत कर दें, उसमें क्या कर दें, पानी डाल दें, तो पानी डालने से क्या होता है, अम्ल का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, अम्लीयता का जो अभिलक्षण होता है वो घटता है। पानी डालने से अम्लीयता का अभिलक्षण घटेगा, अम्लीयता का अभिलक्षण घटेगा तो H3O पॉजिटिव की मात्रा भी घटेगी, कम होगी। तो अम्ल को तनुकृत करते समय क्या होगा, H3O पॉजिटिव की मात्रा घटेगी, क्योंकि अम्लीयता घटेगी। अम्लीयता अगर घटेगी तो अम्लीयता किसके कारण घटेगी, अगर हाइड्रोनियम आयन घटेंगे तभी तो अम्लीयता घटेगी। तो उत्तर भी पढ़ लेते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने लगती है। जैसे जैसे हम उसमें जल की मात्रा बढ़ाते हैं, उसमें प्रति आयतन में H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम होने लगती है और अम्ल की अम्लीयता घट जाती है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अम्ल में जल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, प्रति आयतन में यानी एक यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम होने लगेगी। अब हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम हो रही है तो अम्लीयता वैसे ही घट जाएगी। अब ये प्रति आयतन का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। अब इसमें हम देखते हैं होगा कैसे है। मान लीजिए ये हमने क्या लिया, यहां पर सांद्र अम्ल लिया। सांद्र अम्ल में क्या होता है, अम्ल ज़्यादा होता है, जल कम होता है। तो अम्ल जल के साथ मिलकर क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन तो बनाता ही है, या फिर विघटित होकर हाइड्रोजन आयन ले लेता है। तो सिंपल हम यहाँ पर हाइड्रोजन आयन से समझेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर ये विघटित होकर अम्ल क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयन बना रहा है। अब मैंने क्या किया, जो ये मेरा सांद्र अम्ल का विलयन है, इसकी एक यूनिट आयतन ली। एक यूनिट आयतन का मतलब है उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो, एक मतलब मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर, एक हो बस, ऊंचाई भी एक हो, सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ में भी ले सकते हैं, लंबाई भी एक हो और चौड़ाई भी एक हो। तो एक ऐसी आयतन मैंने ले ली। अब मान लीजिए सांद्र अम्ल है, तो इस एक आयतन में हाइड्रोजन आयन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। सपोज करिए, मान लीजिए सांद्र अम्ल है, उसके हाइड्रोजन आयन पास पास होते हैं, तो एक आयतन में मान लीजिए हमारे 4 हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं। अगर हम क्या कर दें, इस सांद्र अम्ल को तनुकृत कर दें, इसमें हम और जल डाल दें। अब हमने क्या किया, इस सांद्र अम्ल में जल डाल दिया। जल डालने से क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोनियम आयन है, ये दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर हो जाते हैं, मान लीजिए दूर दूर हो गए, क्योंकि ऊपर से जल गिरेगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन दूर दूर होंगे। अब हाइड्रोजन आयन अगर दूर दूर हुए, फिर से मुझे एक यूनिट आयतन लेनी है। एक यूनिट आयन मैंने ली। अब मान लीजिए तनुकृत करने पर एक यूनिट आयन में 2 ही हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, क्योंकि पहले हाइड्रोजन आयन पास पास थे, तो एक यूनिट आयतन में 4 हाइड्रोजन आयन आ रहे थे। अब हाइड्रोजन मैंने क्या कर दिया, अम्ल को तनुकृत कर दिया। तनुकृत करने पर हाइड्रोजन आयन दूर दूर हो गए। दूर दूर होने पर एक यूनिट आयन में उनकी मात्रा घट जाएगी। घट जाने पर मान लीजिए अब वो 2 ही आ रहे हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, तनुकृत करने पर अम्लीयता घट जाती है। पहले तो एक यूनिट आयन में, जो एक यूनिट आयतन में आयन ज़्यादा थे, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा थे, लेकिन तनुकृत करने पर एक यूनिट आयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की मात्रा घट जाती है, इसलिए अम्लीयता का लक्षण भी घट जाता है। वही है, पास पास होंगे तो एक यूनिट आयन में ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अम्लीयता शो करेंगे। दूर दूर होंगे एक यूनिट आयतन में, प्रति आयतन में कम हो जाएंगे, कम होंगे तो कम अम्लीयता प्रदर्शित करेंगे। वही इसका उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अब देखिए हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्या है, एक क्षारक है। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हमने और अधिक मात्रा में दूसरा क्षारक मिला दिया। ये प्रश्न आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से ही क्षारक है, इस क्षारक के विलयन में हमने दूसरा कोई क्षारक लिया,
उसको अधिक मात्रा में इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में और मिला दिया। तो हमें बताना है इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव, उनकी सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, उनकी मात्रा कैसे प्रभावित होती है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पहले से ही क्षारक है, उसका जो जल के साथ विलयन होता है उसमें OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ विलयन करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा टूटकर, विघटित होकर। अब हमने क्या किया, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में और अधिक क्षारक मिला दिया, दूसरा कोई क्षारक लिया, उसको इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिला दिया। अब दूसरा कोई क्षारक होगा वो भी तो क्या करेगा, वो भी तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा टूटकर। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से ही टूटकर हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा था, दूसरा हमने दूसरा क्षारक लिया, वो भी इसमें मिला दिया। अब दूसरा जो क्षारक है वो भी क्या करेगा, वो भी टूटकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, क्योंकि क्षारक का तो काम ही होता है हाइड्रोक्साइड आयन बनाना। तो क्या होगा, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा था, दूसरा क्षारक है वो भी हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो क्या होगा, दो तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, दो क्षारकों से हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बढ़ जाएगी, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, दूसरा जो क्षारक हम मिलाएंगे वो भी हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, तो इनकी मात्रा बढ़ेगी। क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है, क्षारक जो होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता और अधिक हो जाती है। इसलिए जब हम एक क्षारक में दूसरा क्षारक मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि क्षारक का काम ही है हाइड्रोक्साइड आयन को उत्पन्न करना।